हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो जीपैट एंड नाइपर के लिए जो वन लाइनर सीरीज चल रही है उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी का, जो कि है हमारा ऑटोक्वाइट्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोनों सिस्टम्स को कवर करेंगे, दोनों को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। इससे पहले फार्माकोलॉजी में हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जनरल फार्माकोलॉजी कवर कर लिया। आज हम लोग ऑटोक्वाइट्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करेंगे। तो आज फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि सबसे पहले हमारी बात आती है हिस्टामिन के बारे में। ठीक है, अब हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन को हम लोग दूसरे किस नाम से, टिश्यू एमीन इज अ सिंथेसाइज फ्रॉम द, किससे सिंथेसाइज होता है हिस्टामिन का? हिस्टिडीन प्रोटीन से, बाय हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। अब देखो हिस्टिडीन प्रोटीन से जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है हिस्टामिन में। और हिस्टामिन का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या होता है? बीटा इम्डाजोलिल इथाइल अमीन। ठीक है, और ये बीटा इम्डाजोलिल इथाइल अमीन जो है वो DAO, दैट इज डाई अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इम्डाजोल एसिटिक एसिड में। या दो एंजाइम काम करते हैं, एक काम करता है DAO जो इसको कन्वर्ट करता है हिस्टामिन को किसमें? इम्डाजोल एसिटिक एसिड में। दूसरा एंजाइम जो काम करता है हमारा, वो काम करता है एन मिथाइल हिस्टामिन जो इसको कन्वर्ट करता है, नहीं सॉरी, एन मिथाइल ट्रांसफरेज जो इसको कन्वर्ट करता है किसको? एन मिथाइल हिस्टामिन में। और एन मिथाइल हिस्टामिन में आपको यूं किस लिए बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो एन मिथाइल हिस्टामिन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए। ठीक, तो ये बात हो गई कुछ बेसिक सी हिस्टामिन के लिए। और बता दूं, ये हमारा स्टोर होता है किसमें? मास्ट सेल में। और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्टली। और बेसोफिल्स, ठीक है, कॉज द क्लासिक ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इसका जो रिस्पांस होता है, यहाँ पे कौन सा रिस्पांस देखने को मिलता है? ट्रिपल रिस्पांस और ट्राइफेजिक रिस्पांस अलग होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। सबसे पहले होता है ट्रिपल रिस्पांस। ट्रिपल रिस्पांस कैसे होता है? रेड स्पॉट, रेड स्पॉट का मतलब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे डायलेशन का होता है। ठीक है, वैसोडाइलेशन आर्टरीज का। देन होता है व्हील्स, मतलब जो कैपिलरीज हैं वो क्या होता है कि उनकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है? एक्सक्यूडेशन ऑफ फ्लूइड देखने को मिलता है। और तीसरा होता है फ्लेयर, दैट इज स्प्रेड ऑफ रेडनेस, या उसको एक्सॉन रिफ्लेक्स बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है अपने पास रिसेप्टर। सबसे पहले आता है H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर क्या होता है? GQ प्रोटीन मीडिएटेड होता है H1 रिसेप्टर, और IP3DAG पाथवे से काम करता है। अब मैंने आपको बताया था जनरल फार्माकोलॉजी में भी, और जब रिसेप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ GQ वहाँ क्या आ जाता है? वहाँ आ जाता है कैल्शियम, और वहाँ देखने को मिलता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। तो जहाँ GQ वहाँ कैल्शियम वहाँ कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। और इंक्रीज द वैस्कुलर परमिबिलिटी, दैट इज EDRF, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथीलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर। और उसकी वजह से वहाँ पे क्या डायलेशन देखने को मिलता है। साथ में इचिंग एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन GIT ट्रैक, ये हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन GI ट्रैक में, और साथ में यूट्रस में, इन तीनों जगह पे ये क्या कराते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। और बाकी हमारा जो वैस्कुलर परमिबिलिटी, लाइक जो कैपिलरी है, कैपिलरीज की क्या करते हैं? परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये बात हो गई H1 रिसेप्टर्स की। H2 रिसेप्टर्स की बात करें तो H2 रिसेप्टर्स हमारा GS प्रोटीन मीडिएटेड होता है, CAMP मैकेनिज्म से काम करता है, CMP को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और ब्रोंको डायलेशन देखने को मिलता है। साथ में ब्लड वेसल्स और स्मूथ मसल्स में भी क्या डायलेशन देखने को मिलता है। और उसका तीसरा आता है हमारे पास H3 रिसेप्टर्स। अब देखो H3 रिसेप्टर्स को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? ऑटो रिसेप्टर, दैट इज प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स का होता है। और ये GI प्रोटीन मीडिएटेड होता है और निगेटिव फीडबैक पे काम करता है। GI प्रोटीन मीडिएटेड मतलब जो CAMP है, जो कि हमारा H2 रिसेप्टर बढ़ा रहा था, H3 रिसेप्टर उसको क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। और साथ में क्या देखने को मिलेगा? इनहिबिशन द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। ऑटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो खुद जिसके लिए रिसेप्टर होते हैं उसके रिलीज को इनहिबिट करते हैं, उनको हम लोग ऑटो रिसेप्टर बोलते हैं। तो यहाँ हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करेंगे। और एक और रिसेप्टर आता है H4 रिसेप्टर, उसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बात होती नहीं, तो ये मीडिएट द इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके बारे में पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाओ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती है? लाइक हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, लाइक हमारा डाइफिनाइल हाइड्रामिन हो गया, प्रोमेथाजिन हो गया, क्लोरफिनेरामिन हो गया, देन आपका हाइड्रोक्सीजिन हो गया, साइक्लिजिन हो गया। ये क्या कर सकते हैं? ये हमारा क्या होते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, और साथ में सेडेशन और हैव एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स देखने को मिलता है, दैट इज ड्राई माउथ और यूरिनरी रिटेंशन। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, और ये क्या होते हैं? इनमें सेडेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जबकि सेकंड जनरेशन में ऐसा सेडेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, डाइफेनहाइड्रामिन इज यूज फॉर एलर्जिक रिएक्शंस के लिए डाइफेनहाइड्रामिन का यूज करते हैं, मोशन सिकनेस के लिए यूज करते हैं, इंसोम्निया एंड पार्किंसनिज्म में
इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट सेडेशन एंड एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स लिमिट द डे टाइम यूज, तो इसको हम लोग डे टाइम में यूज नहीं करते बिकॉज सेडेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोमेथाजिन के पास एंटी इमेटिक इफेक्ट भी होता है, साथ में सेडेटिव एंड एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज होती है। इसको भी मोशन सिकनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक की अगर हम बात करें तो जैसे आपका सेट्रिजिन हो गया, इसके साथ ही लेवोसिट्रिजिन हो जाएगा, देन आपका यहाँ लोराटिडिन नहीं होगा, यहाँ पे लीवोसेट्रिजिन होगा, और लोराटिडिन भी होगा, साथ में लीवोसेट्रिजिन होगा, सेट्रिजिन का लीवोसेट्रिजिन, देन लोराटिडिन, उसका डेस्लोराटिडिन, देन आपका क्या आ जाएगा, फेक्सोफेनाडिन आ जाएगा, डेस्लोराटिडिन यहाँ पे आर लाइपोफिलिक, नॉन सेडेटिंग, और ये ब्लड मेरी बैरियर को क्रॉस नहीं करती, तो इसी वजह से सेडेटिव नहीं होती है, लेकिन ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी इनमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, अगला जो आपके यहाँ आता है सेट्रिजिन। सेट्रिजिन क्या है हमारे पास, सेट्रिजिन मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सिन with minimal sedation. Loratadine and its metabolite desloratadine are long acting and once in a daily antihistaminic होता है, ठीक है। कौन हमारा लोराटिडिन एंड डेस्लोराटिडिन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अपने पास फेक्सोफेनाडिन, फेक्सोफेनाडिन हमारा क्या है, नॉन सेडेटिंग होता है, कोई कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं होता और यूज्ड इन एलर्जिक राइनाइटिस में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और क्रोनिक यूटेरिया मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन विदाउट द कार्डियक साइड इफेक्ट्स। और इसमें अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे ड्रग आती है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक, दैट इज सिप्रोहेप्टाडिन, ठीक है। अब ये ड्रग मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसके पास एक इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। सिप्रोहेप्टाडिन क्या प्रॉपर्टी है इसकी इंपॉर्टेंट, कि देखो ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक तो होती ही होती है, साथ में क्या होती है 5-HT2 रिसेप्टर पे भी काम करती है, ठीक है। और वहां से क्या होता है कि एपेटाइट स्टिमुलेंट होता है, मतलब क्या होता है कि आपकी हंगर जो है, भूख जो है वो उसको बढ़ाती है, ठीक है। तो ये इसको आप याद रखना। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। देखो अगर हम फेक्सोफेनाडिन की बात करें तो ये फास्टेस्ट एक्टिंग जो एंटीहिस्टामिन है वो कौन है, फेक्सोफेनाडिन। तो यहाँ पे क्या करो, उसको फेक्सो मतलब फास्ट, एफ से फास्ट याद रख सकते हो। उसके बाद एक ड्रग आती है अपने पास क्या, एस्टिमिलजोल, ठीक है। ये कौन सी ड्रग है, ये क्या है, ये स्लोएस्ट एक्टिंग एंटीहिस्टामिनिक है एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग भी है ये। फिर एक ड्रग जो आती है अपने पास वो क्या होती है पास, एक्रीवास्टिन जो एक ड्रग आती है, एक्रीवास्टिन। ये क्या करती है, ये अपने पास कौन सी एक्टिंग है, ये अपने पास है शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, ठीक है। तो फास्टेस्ट एक्टिंग फेक्सोफेनाडिन, लॉन्गेस्ट एंड स्लोएस्ट एक्टिंग एस्टिमिलजोल एंड फास्टेस्ट एक्टिंग एक्रीवास्टिन हो गए। साथ में सिप्रोहेप्टाडिन मैंने बता ही दिया कि वो हमारे पास गुड एपिटाइट स्टिमुलेंट होती है और साथ में सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने की प्रॉपर्टी होती है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हिस्टामिन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जिसको हम लोग 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन या 5-HT के नाम से भी जानते हैं, इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफन। ये किससे सिंथेसाइज होता है, ट्रिप्टोफन। और वहाँ पे एंजाइम कौन सा रखता है, हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज देके इसको क्या बनाता है, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन बनाता है। फिर उस पर वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है और उसको बनाता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन बनाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसका जो हाई कंसंट्रेशन हो कहाँ पे फाउंड होता है, इंटोक्रोमैफिन सेल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये हमारा न्यूरॉन्स एंड प्लेटलेट्स में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट सबसे पहला रिसेप्टर जो आता है 5-HT रिसेप्टर में 5-HT1A रिसेप्टर जो होता है ये मीडिएट द एनी ऑक्सिलोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट को मेंटेन करता है। दूसरा अगर इसके बारे में हम बात करें कि ये इसकी जो ड्रग है वो कौन सी, अगोनिस्ट जो है वो कौन सी है, वो अपने पास है बुस्पेरॉन। इज अ पार्शियल अगोनिस्ट एंड यूज्ड एज अ नॉन सेडेटिंग एंड एनाक्सिलेटिक विदाउट द डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये एंटी एंजाइटी पे देखने को मिलता है इसका इफेक्ट और टेक्स 2 to 4 वीक्स फॉर द इफेक्ट। अब देखो इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कौन कौन सी ड्रग है। देखो इसके जो रिसेप्टर हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे 5-HT1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये 5 से लेके 7 तक के रिसेप्टर पढ़ेंगे। तो अब बट इसमें जो हमारे पास क्या होते हैं कि 5-HT में भी इसमें जो ड्रग्स काम करती है ना, कुछ में एगोनिस्ट का काम करती हैं और कुछ में एंटागोनिस्ट का काम करती है। तो एगोनिस्ट किस में काम करती है, एगोनिस्ट काम करती है 5-HT1 में और साथ में उसके बाद 5-HT4 में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमें एगोनिस्ट देखने को मिलता है। और अगर हम 5-HT2 और 5-HT3 की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें एंटागोनिस्ट देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं अगला, तो अपने पास अगला आता है 5-HT1B और 1D रिसेप्टर पे जो मीडिएट करते हैं एंटी माइग्रेन इफेक्ट। यहाँ पे ड्रग काम करती है कौन सी, आपकी ट्रिप्टन्स ड्रग काम करती है, क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एंटी माइग्रेन इफेक्ट कैसे मीडिएट करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन में। और यहाँ पे हमारे ड्रग काम करती है सुमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन और जोल्मिट्रिप्टन और सिलेक्टिव एगोनिस्ट होती हैं 1B में और कॉजिंग द क्रेनियल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व को इनहिबिट करती है और साथ में ये हमारे पास जो माइग्रेन का पेन है उसमें हमारे पास इफेक्ट दिखाती है। नेक्स्ट 5-HT2 रिसेप्टर की बात करें तो ये मीडिएट करते हैं हमारा क्या, प्लेटलेट एग्रीगेशन को मीडिएट करते हैं।
वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और हेलुसिनेशंस का काम करते हैं। तो एलएसडी का टारगेट हमारा 5:2A ही रहता है। 5:2B की बात करें तो ये एक्टिवेशन कॉज द वेलुलर हार्ट डिसीज देखने को मिलता है। और 5:2C जो है जो एपेटाइट सेपरेशन में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए एपेटाइट सेपरेशन में ये इन्वॉल्व होता है। तो अभी हमने देखा था ना कि सिप्रोहेपेडिन क्या कर रहा था, सेरोटोनिन, यहाँ पे हमने देखा था कि वो हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 5-HT रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा था। कौन से इनहिबिट को रिसेप्टर को इनहिबिट करता था, 5:2C को इनहिबिट करता था, इसीलिए वो एपेटाइट स्टिमुलेंट का काम करता था। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें 5:3 रिसेप्टर्स आर आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स पे वहाँ पे काम करते हैं और मीडिएटिंग द नोजिया और वोमिटिंग को वो करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई एंटीमेटिक ड्रग कौन सी मिलती है आपको, ऑन्डेंसेट्रॉन, गिरीसेट्रॉन, ये सेट्रॉन क्लास की ड्रग्स मिलती है। क्यों? क्योंकि ये 5:3 पे काम करते हैं और 5:3 को इनहिबिट करते हैं और एंटीमेटिक का इफेक्ट होते हैं। 5:4 रिसेप्टर की अगर हम बात कर लें तो इंक्रीज करते हैं जीआई मोटिलिटी को, और इनके जो एगोनिस्ट होते हैं वो लाइक सीसाप्रोलाइड हो गया, मोसाप्रोलाइड, ये हमारे पास होते हैं। आर द प्रोकाइनेटिक एजेंट एंड यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्रियोपैरेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद आपके 5:5 से लेके 5:7 के जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं सीएनएस और जीएस प्रोटीन मीडिएटेड होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। सुमाट्रिप्टन एंड ट्रिप्टन्स आर यूज्ड फॉर एक्यूट माइग्रेन ट्रीटमेंट वाया 5:1B और 1D एगोनिज्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इस्केमिक हार्ट डिसीज एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एंड विद एर्गोट्स के साथ इनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं ये। नेक्स्ट आता है अपने पास ऑन्डेंसेट्रॉन एंड ग्रेनीसेट्रॉन, और जितने भी 5:3 एंटागोनिस्ट होते हैं आर यूज्ड फॉर द कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया। देखो नोजिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अगर नोजिया वो या वोमिटिंग है तो कौन सी ड्रग लगेगी। तो यहाँ पे हम देते हैं 5:3 एंटागोनिस्ट आपकी ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन जितने भी हैं, एंड पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, साथ में मिनिमल सेडेशन एंड एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट देखने को मिलता है। एक्यूट माइग्रेन ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या क्या आता है, अपने पास एक्यूट माइग्रेन ट्रीटमेंट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले आएगा ट्रिप्टन्स 5:1B एगोनिस्ट, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, एर्गोटामिन आएगा, नॉन सेलेक्टिव 5:3 एगोनिस्ट, नसाइड्स और एंटीमेटिक भी दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी की, क्या से इतना सीवियर माइग्रेन है उसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एर्गोटामिन कॉजेज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाया 5-HT रिसेप्टर एंड अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज, रिस्क ऑफ एर्गोटिज्म देखने को मिलता है जिसमें पेरिफेरल इश्चीमिया और साथ में हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है, इश्चीमिया गैंग्रीन विद ओवर यूज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। मतलब क्या है कि हमारा एर्गोटामिन जो है प्रेगनेंसी में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। समझ गए बात आप लोग। नेक्स्ट हम अगर माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस इंक्लूड क्या क्या माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में इंक्लूड करते हैं, प्रोपेरानॉल दैट इज बीटा ब्लॉकर, एमिट्रिप्टालिन, देन वेलप्रोएट, टोपिरामेट, फ्लूसानाजिन। देखो मैं इसको लिए एक आप सिंपल से आपको एक निमोनिक बता देता हूँ कि माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में क्या क्या यूज किया जाता है, उसके लिए मैं आपको एक निमोनिक बता देता हूँ। देखो आपको याद रखना है ABCD। ए फॉर क्या होता है, ए फॉर आपका एंटी कन्वर्जेंट्स, ए से आपको क्या यूज कर सकते हो, एंटी कन्वर्जेंट्स आप यूज कर सकते हो। कौन से एंटी कन्वर्जेंट्स, लाइक आपका गैबापेंटिन हो गया, सोडियम वेलप्रोएट हो गया, टोपरामेट हो गया। देन बी से आप यूज कर सकते हो कौन सी, बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स में लाइक आपका प्रोप्रेनोलॉल हो गया, टीमोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल हो गया। देन सी से आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज कर सकते हो, उसमें फ्लोनारिजिन यूज होता है। देन डी से आप यूज कर सकते हो एंटी डिप्रेसेंट दैट इज एमीट्रिप्टालिन। ठीक है, ट्रिप्टाइलिन एंटी डिप्रेसेंट, और ये कौन से क्लास की है एंटी डिप्रेसेंट है, ये अपनी TCA क्लास की एंटी डिप्रेसेंट्स होती है। उसके बाद अदर क्लास की जो एक और ड्रग होती है लाइक मेथासरजाइड एंड सिप्रोहेप्टाडिन, बट वो बहुत ही रेयरली यूज की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम आते हैं किसके बारे में, मिथाइल सरजाइड इज अ 5:2 एंटागोनिस्ट फॉर माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस बट कैन कॉज द रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, इसलिए मैंने बताया ना रेयरली यूज की जाती। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। ल्यूकोट्रिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम किसमें, आर्किडियोनिक एसिड। अब देखो ये नाम याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोस्टाग्लैंडिन किस एसिड से डिराइव होते हैं, आर्किडियोनिक एसिड से डिराइव होते हैं, और 20 कार्बन का पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। कॉक्स पाथवे प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड लॉक्स पाथवे प्रोड्यूस करता है ल्यूकोट्रिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आर्किडियोनिक एसिड से दो पाथवे होते हैं, कॉक्स दैट इज साइक्लिक ऑक्सीजनेट, लॉक्स दैट इज लिपोऑक्सीजनेस। तो जो कॉक्स पाथवे होता है उससे हमारा PGG2 बनता है, दैट इज PGH2। आफ्टर दैट हमारे पास उससे फिर PGE2, D2 और F2 अल्फा और TXA दैट इज थ्रोम्बोक्सिन भी उसी से बनते हैं। नेक्स्ट अगर लॉक्स पाथवे से बात करें तो यहाँ पे LTB4 फिर LTC, यहाँ से LTA4 फिर उससे B4, C4, D4, ये सारी चीजें वहां से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट PGE2 दैट इज डिनोप्रिस्टोन कॉजेज द वैसोडाइलेशन। ठीक है, डिनोप्रोस्टोन जो हमारे पास ड्रग है वो क्या कॉज करती है, PGE2 जो ड्रग वहाँ पे काम करती है, कौन से क्या काम करती है वहाँ पे, ये वैसोडाइलेशन कॉज करती है, ब्रोंकोडाइलेशन एंड इंक्रीज द गैस्ट्रियाटिक म्यूकेशन दैट इज साइटोप्रोटेक्शन का इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। फीवर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूज फॉर सर्वाइकल राइपनिंग एंड लेबर इंडक्शन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो PGF2 अल्फा दैट इज डिनोप्रोस्ट। ठीक है, PGF2 अल्फा पे जो ड्रग काम करती है कौन सी है, डिनोप्रोस्ट या कार्बोप्रोस्ट कॉजेज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या काम करती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन एंड यूज फॉर द पोस्ट
टर्म हैमरेज एंड मेडिकल एबॉर्शन के लिए इनका हम लोग यूज़ करते हैं। PgI2 पे कौन सी ड्रग काम करती है? प्रोस्टासाइक्लिन और इपोप्रोस्टेनॉल। इस पोटेंट वैसोडाइलेटर एंड इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी ये इनहिबिट करती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये किस में यूज़ कर सकते हैं? हम लोग यूज़ कर सकते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। एंटागोनिस्ट टू थ्रोम्बोक्सिन A2 का ये एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिसोप्रोस्टॉल की, दैट इज PGE1 एनालॉग, प्रोवाइड द गैस्ट्रिक cytoprotection by increasing the mucus and bicarbonate secretion and it is used to prevent the NSAIDs induced ulcer and for the medical abortion। ठीक है, इससे पहले मैंने जो एक लेक्चर डाला था कल, उसमें मैंने बात की थी किसके बारे में? उससे जो मैंने अभी सस्पेंशन एंड इमल्सन का एक कंबाइंड लेक्चर डाला था, वहाँ पे मैंने बट वहाँ पे क्या हुआ था कि जो सस्पेंशन और इमल्शन के पॉइंट्स थे वो आपस में क्या हो गए थे? मिक्स हो गए थे, लाइक सस्पेंशन इमल्शन अल्टरनेट आ रहे। तो वहाँ पे एक कमेंट था मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, शायद महक का कमेंट था, कि वहाँ पे उन्होंने बोला था कि सर आप ऐसा करो कि पहले एक सेक्शन करा दो फिर दूसरा सेक्शन करा दो। तो इस बार मैंने वैसा ही किया कि पहले आपने हिस्टामिन किया, सेरोटोनिन किया, देन हम प्रोस्टाग्लैंडिन करेंगे, फिर NSAIDs करेंगे, फिर हम रेस्पिरेटरी करेंगे। ठीक है, तो ये आइडिया अच्छा लगा। तो ये मैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है, कोई भी चीज़ सॉरी, अगर आपको भी कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो चेंज की जा सकती है इन पॉजिटिव वे या निगेटिव वे भी आप बता सकते हो कि अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि जो गलत है या जो और बेटर की जा सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो से इंप्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, एंड इससे क्या हो जाएगा ना कि होप में भी और लोगों को प्रॉब्लम आए और ये अपकमिंग आपकी जो आने वाली बैचेज हैं वो जब वीडियो देखेंगे तो उनको फिर ये सेम प्रॉब्लम फेस ना करे वो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला जो अपने पास क्या है, लैटेनोप्रास्ट एंड बिमेटोप्रास्ट दैट इज PGF2 एनालॉग्स रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करते हैं इन ग्लाउकोमा बाय इंक्रीजिंग द यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। साइड इफेक्ट्स इंक्लूड द आईलैश ग्रोथ एंड आइरिस पिगमेंटेशन। तो ये देखो, ये ग्लाउकोमा में ड्रग यूज होती है PGF2 एनालॉग्स, इसको याद रखना, F2 अल्फा एनालॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं एल्प्रोस्टाटिन दैट इज PGE1, वो क्या मेंटेन करती है? मेंटेन द पेशेंट डक्टस आर्टियोसिस इन नियोनेट्स विद कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स एंड आल्सो यूज्ड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उसमें होता है वाया इंट्रा कन्वर्जनल इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ल्यूकोट्राइन्स की बात करें, दैट इज LTC4, LTD4 और E4 आर पोटेंट ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर होते हैं ये हमारे ल्यूकोट्राइन्स एंड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। इट इन्वॉल्व इन किसमें? अस्थमा में, पैथोफिजियोलॉजी एंड एलर्जिक रिएक्शंस में ये क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में? NSAIDs। NSAIDs क्या इनहिबिट करते हैं? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? NSAIDs के बारे में। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये क्या काम करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं कॉक्स एंजाइम को, साइक्लोऑक्सिनेज, जिससे क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस होती है वो नहीं हो पाएगी। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो जो पेन एंड पायरेक्सिया के सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी। COX-1 क्या होता है? COX-1 इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोड्यूसिंग एंजाइम प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन दैट इज ये प्रोड्यूस करता है। COX-2 इज इंड्यूसिबल ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे NSAIDs जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं? NSAIDs प्रोड्यूस द एनाल्जेसिक दैट इज पेन रिलीफ, एंटीपायरेटिक दैट इज फीवर रिडक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, और ओनली एस्पिरिन हैज सिग्निफिकेंट एंटी प्लेटलेट एक्शन। और मैं एक आपको यहाँ पे बता दूं कि जो सारे जो एंजाइम है, सारे NSAIDs जो है सॉरी, वो जो कॉक्स को इनहिबिट करते हैं वो रिवर्सिबल तरीके से इनहिबिट करते हैं, बट एक एस्पिरिन ही ऐसा है जो इसको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है। मतलब अगर एक बार एस्पिरिन ने इसको इनहिबिट कर दिया तो फिर वो भाई वापस नहीं आ पाएगा। बाकियों के साथ तो भाई की थोड़ा सा बनती है कि यार थोड़ी देर के लिए इनहिबिट कर दो, बाकी फिर मैं वापस आ जाऊंगा, बट अगर एस्पिरिन ने इसके साथ गेम कर दिया तो फिर ये वापस नहीं हो सकता। इसीलिए एस्पिरिन को क्या बोलते हैं? हिट एंड रन ड्रग। अब वो हिट एंड रन केस वो सलमान भाई वाला नहीं कि यार मारा भाग गए, तो एस्पिरिन भी ऐसा करता है कि वो मारता है फिर वो भाग जाता है कि अब तुम वापस जिंदा नहीं बचोगे, खत्म ही हो तुम। बट बाकियों के साथ ऐसा है कि बाकियों के साथ थोड़ा सा वो हाथ पैर तोड़ के छोड़ देते हैं, तो वापस से कॉक्स दोबारा से सही होकर वापस से आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने लगता है। बट एस्पिरिन के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो एस्पिरिन ये आ गया ना, इरिवर्सिबली एसिटाइलेट द कॉक्स एंजाइम, एंटीप्लेटलेट इफेक्ट लास्ट टू 7 to 10 days, और लो डोज 75 to 150 mg फॉर कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए, मतलब इसको लो डोज में देना चाहिए। नॉन सिलेक्टिव NSAIDs इंक्लूड द सैलिसिलेट दैट इज एस्पिरिन, प्रोपियोनिक एसिड दैट इज आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन जिसके अंदर आता है एस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स में लाइक आपका डिक्लोफेनाक हो गया, ठीक है, उसके बाद कीटोरोलैक हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, ठीक है, सोलिंडैक हो गया। देन आपका ऑक्सीकैम में बात करें तो आपका ऑक्सीकैम में पिरोक्सीकैम हो गया, मेलॉक्सीकैम हो गया, टेनॉक्सीकैम हो गया, तो ये ड्रग्स आती हैं। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर की बात करें तो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में आपके कॉक्सिब आ जाते हैं, दैट इज सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरोकॉक्सिब, कॉजेज द लेस GI टॉक्सिसिटी बट इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर रिस्क, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इस्केमिक हार्ट डिसीज में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। आइबुप्रोफेन इज अ प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव विथ balanced analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effects, relatively safe with fewer GIT side effects, available OTC। ibuprofen हमारा कैसा है? OTC जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं अपना, नेप्रोक्सेन हैज लॉन्गर हाफ लाइफ, 12 to 15 आवर्स की हाफ लाइफ होती है, अलाउइंग ट्वाइस डेली डोजिंग, गुड फॉर द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए। नेक्स्ट अपना आता है क्या? डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक क्या है? बहुत
यूज करते हो लोग, इज अ पोटेंट एसिटिक एसिड डेरिवेटिव फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन, अवेलेबल एज ओरल टॉपिकल जेल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, बट इसके साथ हाइयर कार्डियोवास्कुलर रिस्क है किसी अदर नसैड्स के कंपैरिजन में। इंडोमेथाजिन की अगर हम बात कर ले तो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लामेटरी होता है एंड यूज फॉर एक्यूट गाउट एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस एंड पेशेंट डक्टस आर्टियोसिस क्लोजर इन नियोनेट्स। ठीक है, वहां पे देखने को मिलता है हाई इंसिडेंस ऑफ जीआई एंड सीएनएस इफेक्ट्स का वहां पे हमें देखने को मिलता है, किसके थ्रू, अगर हम बात करें तो इंडोमेथाजिन में अगर हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अगला जो है अपने पास क्या, कीटोरोलोक इज अ पोटेंट एनाल्जेसिक नसैड्स अवेलेबल पेरेंटली फॉर moderate to severe post-operative pain and limited to 5 days maximum due to GI bleeding and renal toxicity। yes, तो इसीलिए इसको मैक्सिमम 5 डेज दे सकते हैं, बिकॉज उसके बाद अगर हम देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हमें जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे रेनल टॉक्सिसिटी के रिस्क हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी किसके रिलेटेड जो हमने बात करी, कीटोरोलैक की। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं क्या, पैरासीटामोल, दैट इज पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन हैज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक बट मिनिमल एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है और इनहिबिट द सेंट्रल कॉक्स सीएनएस स्पैरल स्पेयर्स द पेरिफेरल कॉक्स, तो सेंट्रल कॉक्स को इनहिबिट करता है, सो नो एंटी प्लेटलेट और जीआई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, पैरासीटामोल का अगर ओवरडोज हो गया दैट इज ग्रेटर देन 4 ग्राम पर डे इन एडल्ट्स और 150 mg पर केजी कॉज द हिपैटोटॉक्सिसिटी वाया टॉक्सिक मेटाबोलाइट। जो इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है वो कौन सा है, वो होता है नैपक्यू, दैट इज नैपक्वी दैट इज एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमीन। तो उसका जो एंटीडोट है वो कौन सा है, एन एसिटाइल सिस्टीन इज एन एंटीडोट फॉर रिस्टोरिंग द ग्लूटाथियोन विद इन 8 to 24 आवर्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये इसको ग्लूटाथियोन को रिस्टोर करता है, क्यों, क्योंकि जो नैपक्यू जो वो टॉक्सिक कंपाउंड बन रहा है उसको ग्लूटाथियोन उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन नसैड एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड द जीआई अल्सरेशन, ब्लीडिंग, रेनल इंपेयरमेंट और एक्सरेस इंक्रीज द ब्लीडिंग टाइम एक्सेप्ट कॉक्स2 इनहिबिटर के साथ। ब्रोंकोस्पाज्म, एस्पिरिन सेंसिटिव एस्थमेटिक एंड कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स देखने को मिलता है कॉक्स2 इनहिबिटर्स में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे ज्यादा पोटेंट जो ड्रग है वो कौन सी है, कीटोरोलैक है सबसे ज्यादा पोटेंट। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बातें थी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे अपना ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। तो एंटी जो रेस्पिरेटरी ड्रग्स हैं हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस, इन्फेक्शन और एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलता है। एक्सटेंसिव एलर्जिक अस्थमा जो होता है वो क्या होता है, अकर्स अर्ली इन लाइफ विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी। तो अस्थमा देखो ऐसा होता है ना कि बच्चों में भी हो जाता है अगर जिसके फैमिली हिस्ट्री है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी दैट इज आईजीई मीडिएटेड इंट्रिंसिक नॉन एलर्जिक अस्थमा अकर्स विदाउट द एलर्जी कंपोनेंट, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अस्थमा सिम्टम्स में क्या क्या आता है, वीजिंग, ब्रेथलेसनेस आ गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, कफ स्पेशली नॉक्टर्नल कफ देखने को मिलता है, टैकीपीनिया, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स एंड ट्रिगर्ड बाय, और ये स्टार्ट किससे किससे होता है, डस्ट से, पोलन से, कोल्ड एयर या एक्सरसाइज से स्टार्ट हो सकता है। वायरस सार्स दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, कोरोना वायरस। इसको कैसे भूल सकते हो, इस भाई ने तो लंका लगा दी थी सभी के। प्रेजेंट्स विद डिस्पीनिया, वीजिंग, कफ, फीवर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट बीटा 2 एगोनिस्ट जो होता है वो क्या कॉज करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, कॉजेज द ब्रोंकोडाइलेशन बाय स्टिमुलेटिंग द एड्रेनल साइकिल, इसको स्टिमुलेट करेगा जिससे फिर क्या होगा, हमारे पास सीएमपी का लेवल बढ़ेगा और प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा। फिर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, साबा दैट इज सैल्ब्यूटामॉल टर्बिटोलिन फॉर एक्यूट रिलीफ एंड लाबा दैट इज सैल्मेट्रोल एंड फोमेट्रोल फॉर मेंटेनेंस। ये हमारा साबा और लाबा हम लोग दे सकते हैं इसके लिए, इसमें बीटा 2 सिंपैथोलाइटिक एगोनिस्ट में। नेक्स्ट थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन और मेथाइलजैंथिन ब्रोंकोडाइलेटर्स विथ नैरो थेरेप्टिक इंडेक्स होता है। इसको मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, एडेनोसिन एंटागोनिस्ट, और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या देखने को मिलती है हमें, अरिथमिया, सीजर एंड नोजिया। नेक्स्ट ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफायर इंक्लूड द रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट इज मोंटेल्यूकोस्ट एंड जैफिरल्यूकोस्ट जो हमारा LT1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। एंड सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे पास क्या आ जाता है, जिलोटिन। ठीक है, तो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मोंटेल्यूकोस्ट, जैफिरल्यूकोस्ट, और सिंथेसिस इनहिबिटर में आ जाएगा हमारे पास क्या, हमारे पास जिलोटॉन आ जाएगा और ब्लॉकिंग द 5-LOX एंजाइम को ब्लॉक करेगा। पर्टिकुलरली इफेक्टिव किसमें होता है, अगर एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा है तो वहाँ पे ये एंजाइम काम करेंगे। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोप्लाज्म एंड एलर्जिक राइनाइटिस अगर अस्थमा के साथ है तब हमारे पास यहाँ पे ये ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया, इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दिया आपका क्या, हिस्टामिन, सेरोटोनिन,
देन उसके बाद हमने बात किया प्रोस्टाग्लैंडिन, देन हमने नसाइड्स की बात की, फिर हमने बात किया किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में बात किया। तो इसी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। 1 से 2 क्वेश्चन आप इससे एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ में जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिर और अगर नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यूज देने हैं या प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की, बिकॉज इस टाइम पे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जितने क्वेश्चन चाहें उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।